हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से एग्जाम में आता है और देखिएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाते हो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसका जो सिलेबस है वो हमने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप लोगों को किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप लोग जाइए और प्लेलिस्ट से जाके उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने आपको इसका जो थ्योरी है बहुत अच्छे से एक एक एक्सप्लेन किया हुआ है डीप में जाके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो चलिए समझते हैं शिक्षण की परिभाषा के बारे में। शिक्षण को ज्ञान, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ और अनुप्रयोग को सक्षम करने के लिए शिक्षार्थियों के साथ जुड़ाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें डिजाइन, सामग्री, चयन, वितरण, मूल्यांकन और प्रतिबिंब शामिल है। ठीक, अब आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो चलिए समझते हैं शिक्षण की दो विशेषताओं के बारे में। पहला कह रहा है, कहा जा रहा है शिक्षण की दो विशेषताएं इस प्रकार है। कौन कौन सी? पहली कौन सी है? पहली कह रही है कि एक अच्छा शिक्षक हमेशा ज्ञानवान होता है, वह अपने विषय में माहिर होता है और नवीनतम शिक्षा तकनीकों को अपनाने के लिए क्या रहता है? सदैव तत्पर भी रहता है। और दूसरा क्या कहा जा रहा है? दूसरा कह रहा है ज्ञानवान शिक्षक छात्रों को सटीक ज्ञान प्रदान करते हैं जो उनके विकास के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संप्रेषण से क्या अभिप्राय है। तो चलिए समझते हैं संप्रेषण से अभिप्राय के बारे में। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की क्या है? प्रक्रिया है। ठीक, अब आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है खेल पर आधारित शिक्षण विधि के दो सोपान लिखिए। तो खेल विधि पर आधारित शिक्षण विधियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? मॉन्टेसरी विधि, इसी को बोलते हैं मारिया मॉन्टेसरी। दूसरा है किंडरगार्टन विधि, इसी को बोलते हैं फ्रॉवेल। अगला है प्रोजेक्ट विधि, इसी को बोलते हैं किलपैट्रिक। ठीक, अब आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रुचिपूर्ण शिक्षण से क्या तात्पर्य है। तो अध्यापक बच्चों के पुस्तकीय ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़कर उन्हें अध्ययन कराएं। इसके साथ ही कक्षा में रुचिपूर्ण शिक्षण पद्धति जैसे भ्रमण विधि का मतलब क्या होता है? जब कोई टीचर क्या कर, मतलब टीचर बच्चों को घुमाएं। ठीक, ये होता है भ्रमण करना। खेल विधि, कहानी विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि, केस स्टडी विधि तथा विभिन्न प्रकार की अन्य शैक्षिक गतिविधियां अपनाएं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षता आधारित शिक्षण विधि के दो सोपान लिखिए। दक्षता आधारित शिक्षण विधि के दो सोपान कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में समझते हैं। दक्षता आधारित शिक्षण विधि के दो सोपान निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पहला कह रहा है भाषागत अवधारणाओं को समझने के लिए अधिगम सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कह रहा है दक्षता आधारित शिक्षण के अंतर्गत सभी कौशलों के विकास के दौरान बालकों का आकलन भी करते रहना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? पहला कह रहा है छात्रों की सभी इंद्रियों को शामिल करना है ताकि छात्रों के अधिगम के परिणामों को अनुकूलित किया जाए। दूसरा कह रहा है ये वांछनीय जानकारी प्रदान करता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है श्रव्य साधन सामग्रियाँ, दूसरा है दृश्य साधन सामग्रियाँ, तीसरा है श्रव्य दृश्य साधन सामग्रियाँ। ठीक, अब आगे समझते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है। चलिए समझते हैं इसके बारे में। पुनर्बलन के कौशल में बच्चों के लिए अधिक से अधिक
सकारात्मक पुनर्बलनों का उपयोग करना शामिल है। सकारात्मक पुनर्बलन या पुरस्कार उदाहरण के लिए जैसे भोजन, यौन सुख आदि वह प्रवृत्ति है जिससे उस विशिष्ट व्यवहार के प्रभाव को सीखने को बल मिलता है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सहभागी शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। तो सहभागी शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित है। इसमें शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों को क्रियाशील स्थिति में लिखना। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है इसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को क्रियाशील स्थिति में लिखना। दूसरा कह रहा है इस शिक्षार्थियों को स्थायी ज्ञान प्राप्त करना। अगला कह रहा है सहभागी शिक्षण के माध्यम से कक्षा के नीरस वातावरण को दूर कर उसे कैसा बनाया जा सकता है? आनंददायक बनाना, यानी बच्चे का क्या मन लगे, आनंद आए बच्चों को पढ़ने में, उस तरीके से बनाना। अगला कह रहा है शिक्षार्थियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील बनाना। अगला कह रहा है शिक्षार्थियों को सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है कि हर तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट हो सके, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, और कैसा, हर तरीके से, मतलब ठीक, ये होता है सर्वांगीण विकास करना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्राय है? तो आगमन विधि क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें विशिष्ट अनुभवों और उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर क्या किया जाता है? अमूर्त की ओर नामक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है? ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र आगमन विधि पर आधारित है। किस पर आधारित है? आगमन विधि पर आधारित है। इस शिक्षण सूत्र में बालक जिसे पूर्व में जानता है उसे आधार बनाकर अज्ञात चीज़ों की जानकारी दी जाती है। ठीक, अभी वाला क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है? तो चलिए समझते हैं कि शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांत से क्या आशय है। शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है तथा उस प्रक्रिया में उत्साह के साथ जुट जाने के लिए उसमें ललक भी क्या होती है? उत्पन्न करती है। ये कार्य कर रहे व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित करती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? सांस्कृतिक प्रतिमानों का सिद्धांत। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है व्यवहार और सीखने का सिद्धांत। अगला कह रहा है क्षेत्रीयता का सिद्धांत। अगला कह रहा है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अगला कह रहा है मनोविश्लेषण का सिद्धांत। आगे समझते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए। इस कथन से क्या आशय है? अध्यापन या आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक व जनतंत्री आदर्शों पर आधारित होता है, अर्थात हर छात्र महत्वपूर्ण होता है, उसमें सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। अच्छा शिक्षण शिक्षक व छात्रों के सहयोग पर आधारित व प्रगतिशील होता है। उत्तम शिक्षण में छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास भी किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है संप्रेषण की कक्षा अध्यापन में क्या उपयोगिता है? स्पष्ट कीजिए। तो संप्रेषण की कक्षा अध्यापन में उपयोगिता के बारे में समझते हैं। इसकी उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला कह रहा है संप्रेषण के अभाव में कक्षा शिक्षण नीरस हो जाता है। दूसरा कह रहा है प्रभावी संप्रेषण से बच्चों में कुशल नेतृत्व का विकास होता है। अगला कह रहा है संप्रेषण की नींव दो व्यक्तियों के मध्य बातचीत करने का माध्यम होता है। मान लीजिए टीचर और बच्चे हो गए क्लास में, दोनों लोगों ने क्या किया? आपस में बातचीत की। मान लीजिए बच्चे ने कुछ पूछा टीचर से और टीचर ने क्या किया? उसको आंसर दिया। तो ये क्या होता है? यही हमारा संप्रेषण होता है। इसी को हम लोग कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है संप्रेषण से विद्यार्थियों में रुचि का विकास किया जा सकता है।
फिर कह रहा है प्रभावी संप्रेषण से बच्चों में चिंतन एवं कल्पना शक्ति का भी क्या होता है, विकास होता है। प्रभावी संप्रेषण से बच्चों के अंदर क्या होता है, भय समाप्त होता है। जब मान लीजिए टीचर और बच्चे आपस में बातचीत करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि दोनों के बीच क्या होगा, जो डर था वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का क्या महत्व है। इनके महत्व के बारे में हम लोग समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का महत्व, शिक्षण सूत्रों के माध्यम से कक्षा अध्यापन में सरलता, ससरता तथा ग्राह्यता का संचार होता है। छात्र विषय को भली भांति कम मानसिक परिश्रम से समझ लेते हैं। फिर कहा जा रहा है शिक्षण सूत्रों का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बना देता है। कक्षा अध्यापन में शिक्षण सूत्रों की उपयोगिता एवं महत्व एक अध्यापक के लिए शिक्षण सहायक सामग्री से भी अत्यंत आवश्यक है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जिन शिक्षण सूत्रों को ध्यान में रखा जाना चाहिए वे निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पहला कह रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जिसे विद्यार्थी जानता है वह ज्ञात है और जिसे वह नहीं जानता है वो क्या है, अज्ञात है। जिसमें बालक जिसके बारे में वह जानता है उसे आधार बनाकर नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है। जैसे बच्चों को जोड़ बताना, उन्हें गिनती बताते हुए जोड़ को बताना चाहिए। ठीक, अब आगे समझते हैं आगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का क्या महत्व है, संक्षेप में लिखिए। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आई होगी और आपने हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयास किया होगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या हो उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है और जो चीज़ ना समझ में आया करे तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी लिया करिए। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।